हेलो बच्चों, आज बोस मॉडल में जो नेक्स्ट कुछ कैलकुलेशंस है वो देखते हैं। देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि रेडियस होगा और वेलोसिटी होगी और एनर्जी होगी। ये तीन चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी हैं, ठीक। बाकी जो पोस्टुलेट्स हैं, जो उसके मेरिट्स थे, जो उसके लिमिटेशंस थे, वी हैव डिस्कस्ड इट येस्टरडे। वी हैव डिस्कस्ड द रेडियस और द रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ येस्टरडे। होप उसमें अगर कोई तुम्हें मतलब कोई प्रॉब्लम ना आई हो, बट अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आई हो तो यू कैन डिस्कस इट विद मी, यू कैन सेंड मी दिस ऑन लाइक योर डाउट्स ऑन व्हाट्सएप, ठीक है जी। और नाउ स्टार्ट, लाइक अगर तुम्हें कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो इटसेल्फ। वीडियो के नीचे कमेंट डाल के लिख सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम आई है, ठीक है। दैट वे आई विल ऑल्सो गेट टू नो कि हु इज़ गेटिंग दैट प्रॉब्लम एंड हु हैज़ एक्चुअली व्यूड दैट वीडियो, तो उससे ये भी पता चलता है, ठीक है। और तुम लोगों में से जिसने भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, कर दिस। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज़ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी सिंपल है, कैलकुलेशन तो इसकी कुछ भी नहीं बची। सेकेंड इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसी भी ऑर्बिट में, किसी nth ऑर्बिट में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी। तो हमें ये पता है कि देखो भाई, mv/n इक्वल्स टू NH/2π, ये हमें पता था, है ना। कल हमने r की वैल्यू निकाली, Rn केम आउट टू बी n²h²/4π² kz² e² और नहीं व्हाट वाज दी, देखो बताओ, मुझे भी याद नहीं है अभी तो, ठीक है। नो डिड नॉट, कहाँ गया भाई, n²h² 4π² mkz², ठीक है। n² 4π² m e² kz, ठीक है। तो हमने देखा कि इसमें 0 पॉइंट, या यू कह लो इसको अभी ऐसे के ऐसे डाल देते हैं, ठीक है जी। नाउ इफ़ वी पुट दिस वैल्यू ओवर हियर, हमारे पास सारी की सारी नोन टर्म्स में वैल्यू आ जाएगी। मतलब देखो, MEVN इंटू n²h²/4π² e² kz, ये आ गया, ठीक है। तो Vn क्या है, Vn इक्वल्स टू, अच्छा ये तो इक्वल तो मैंने लिखा ही नहीं, दिस इज इक्वल टू NH/2π। ये जो एक्सप्रेशन था किसका था, एंगुलर मोमेंटम का था, ठीक है। NH से ये गया, पाई से पाई कर ये गया, 2 आ गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दैट Vn इज इक्वल टू, Vn विल बी इक्वल टू 2π m, अच्छा me से तो me भी गया, ठीक है, e² kz/nh, ठीक है। तो 2π हो गया, me से me गया, e² आ गया kzh, ठीक है। तो हाँ जी, ये हो गया 33, 34, 35, राइट। सो वी हैव 2π kz/e²/nh, ठीक है जी। ये हमारी वेलोसिटी हो गई जी। अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 2π e² k/h इंटू z/n, ठीक है। तो वी कैन से दैट Vn इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n। z तुम्हें पता है क्या है और n तुम्हें पता है क्या है, ठीक है ना। n इज़ दी ऑर्बिट। तो जिस ऑर्बिट में तुम देख रहे हो, जिस ऑर्बिट के वेलोसिटी की बात कर रहे हो, ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो Vn n पे इस तरीके से डिपेंड कर रहा है, ठीक। अच्छा, अब इतना सारा एक्सप्रेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसका शॉर्ट फॉर्म है 2.18।
वी एन इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड, यार आधा रुको, मीटर्स z बाय n मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये तुम्हारी वेलोसिटी आ गई जी। ठीक है, इसमें इसी वेलोसिटी में मैंने बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चंस ऐसे देखे नहीं जेई में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज तक नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा, सिंपल सा है, लेकिन तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, z बाय n पे डिपेंड करेगा, मीटर्स पर सेकेंड है। ठीक, तो अब मान लो मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, लेट्स से वी हैव, आई वांट यू टू कैलकुलेट ये सारी की सारी वेलोसिटीज़। ठीक है, फर्स्ट इज थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2+ आयन। अभी तक यहाँ पे हम जेनेरिक ले रहे थे, अभी मैंने तुम्हें इसमें ऑर्बिट भी दे दिया, ये n की वैल्यू हो गई, और यहाँ पे Li मतलब जो आयन है वो भी दे दिया, तो यहाँ z की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो और दूसरा मैं तुमसे बोल रहा हूँ, सेम सिमिलर सा क्वेश्चन है, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट ऑफ Be3+ आयन। इन दोनों क्वेश्चन को करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, थर्ड ऑर्बिट है तो n इक्वल्स टू क्या है 3 एंड z, अगर z इक्वल तो Li है तो z इक्वल टू भी 3 हो गया, देयरफॉर V3 फॉर Li2+ विल बी इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ मीटर्स पर सेकेंड इंटू z क्या है 3 है, भाई z बाय n आएगा ना, ये भी 3 है तो ये कट गया, 2.18 इंटू 10⁶ मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। मैंने कल बताया था, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट होता है ना, उसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ठीक है, 0 लेवल, और जो सेकेंड स्टेट होती है मतलब n इक्वल्स टू 2, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसको अगर तुम्हें याद रखना है तो बिल्डिंग इसके बारे में जानते होगे, अगर किसी भी बिल्डिंग की बात करोगे है ना, तो बिल्डिंग में जो बिल्कुल ग्राउंड पे फ्लोर होता है, हम वैसे तो वो फर्स्ट फ्लोर हुआ ना, लेकिन हम उसको ग्राउंड फ्लोर कहते हैं। ठीक है, और जो छत होती है मतलब जो दूसरी मंजिल होती है, जिसको हिंदी में दूसरी मंजिल कहते हैं, वो तुम्हारा पहला माला होता है ना, फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकेंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर। अगर मैं बोलूँगा कि 14th फ्लोर, इसका मतलब 15वीं मंजिल होगी। सेम वे अगर तुम देखो तो इसमें n इक्वल्स टू, अगर फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है मतलब फिफ्थ फ्लोर की बात कर रहा है, मतलब n इक्वल्स टू 6 होना चाहिए, n इक्वल्स टू 6। तो जो भी एक्साइटेड स्टेट होती है उससे एक ज़्यादा नंबर तुम्हारा उसका n होता है। मैं 9th एक्साइटेड स्टेट बोलूँगा तो 10, n इक्वल्स टू 10 विल बी दी शेल नंबर और दी ऑर्बिट नंबर। गॉट इट? तो n इक्वल्स टू 6 हो गया। अच्छा, और क्या बोला इसने, Be3+, B अगर 3+ है तो z इक्वल्स टू 4 आ गया। तो सिंपल है, V6 विल बी इक्वल टू, या फॉर B3+ विल बी इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z कितना है 4/6 विच इज़ 2/3। अब इसे करके देख लो, 2 3, ये कितना आना चाहिए 0.7 और 8, इसको 3 मान लो, 0.73 इंटू 10 इंटू 2 है ना, तो 1.73 मतलब 2.5 14 है, 1.45 इंटू 10⁶ मीटर्स पर सेकेंड। ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ें यार, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, मतलब कुछ दिमाग इतना फालतू लगाने का। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें जो कि हमें याद रखनी है। ठीक, बस हमें जो फॉर्मूला याद रखना है वो ये है, 2.18 इंटू 10⁶ मीटर्स पर सेकेंड इंटू z बाय n। ठीक है, z बाय n, इसका एक्सप्रेशन हो सके तो याद कर लो, बेहतर रहेगा। ठीक, रेशो ऑफ, अब क्या पूछा है, जैसे कल क्वेश्चन थे वैसे ही है, रेशो ऑफ फिफ्थ बोर ऑर्बिट ऑफ Be3+ और थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ He+ आयन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसके लिए n इक्वल्स टू 5 हो गया, इसके लिए n इक्वल्स टू 3 हो गया, इसके लिए z इक्वल्स टू 4 हो गया, इसके लिए z इक्वल्स टू 2 हो गया। अच्छा, अगर हम देखें तो Vn इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय n,
तो Vn1 अपॉन Vn2 विल बी इक्वल टू Z बाय n ऑफ 1 अपॉन Z बाय n ऑफ 2। ठीक है, तो ये मान लो तुम्हारा फिफ्थ ऑर्बिट के लिए, ये थर्ड ऑर्बिट के लिए है। तो यहाँ पे Z बाय n क्या आ जाएगा 4/5, यहाँ 4/5 हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख लूँगा, 4 3 12, 4 × 3 अपॉन 2 × 5 विच इज़ 2, 6/5। ठीक है, तो बस तो रेशो आ गया सिंपल, और तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो V5 इज़ टू V3, और ये किसके लिए है, ये Be3+ के लिए है, और ये किसके लिए है, He+ के लिए। यहाँ पे क्या आएगा 6:5। ठीक है जी, चलो जी, और ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं इन जनरल जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो वेलोसिटी को लेके पूछ लेगा, या वो उसके मोमेंटम के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, या तो उसके मोमेंटम के बारे में पूछ लेगा, या एंगुलर मोमेंटम के बारे में पूछ लेगा, या काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ लेगा। गॉट इट। तो इस तरीके से लिख सकते हो। अगर V तुम्हें दिया है या पूछा गया है तो उससे रिलेटेड तुम्हें मोमेंटम के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मोमेंटम के क्वेश्चंस विच इज़ m × v। ठीक है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, m × v × r, और यहाँ पर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चंस आ सकते हैं विच इज़ काइनेटिक एनर्जी विच इज़ ½ mv²। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेना, अभी आगे आएगा ये डी ब्रोगली वेवलेंथ भी कैलकुलेट करने को बोल सकता है। ठीक है, ये लिख लेना, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, बट लिख लो अभी के लिए। गॉट इट, डी ब्रोगली वेवलेंथ। नाउ लेट्स मूव अहेड। इसमें ग्राफ्स देख लेते हैं, ग्राफ्स क्या है भाई। देखो, तुमने देखा कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z एंड V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू N। तो इन दोनों के रिगार्डिंग कैसे आएगा ग्राफ, V N और Z। यहाँ पे N कांस्टेंट है, अगर मैं N कांस्टेंट रखूँ तो क्या होगा, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, इट विल कम आउट टू बी समवॉट लाइक दिस। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। अच्छा, V इज़ टू V N, इसको 1/n से करते हैं, 1/n। तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या है, y, और 1/n x हो गया, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अगेन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, हालांकि एग्जैक्टली ओरिजिन नहीं बोल सकते। गॉट इट। ठीक है जी, n कांस्टेंट, यहाँ पे z कांस्टेंट है। ठीक, नाउ अगर तुम्हें कोई पूछे कि भाई ये बता दो मुझे कि Vn इज़ टू n, मतलब x एक्सिस पे ये है, तो तुम इसी चीज़ को लिखोगे, ये क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू k अपॉन x आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, xy इक्वल्स टू k, दो वेरिएबल्स का मल्टीपल अगर कांस्टेंट होता है तो कैसा ग्राफ आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरे को घटना पड़ेगा, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरे को घटना पड़ेगा, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरे को घटना पड़ेगा, और अगर ये बढ़ रही है तो इसको घटना पड़ेगा। ठीक है, तो वन थिंग इंक्रीजेज द अदर डिक्रीजेज, द अदर इंक्रीजेज द फर्स्ट वन डिक्रीजेज। ठीक है, तो ये बेसिक इसके बारे में है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, क्या नाम, सॉरी, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ठीक है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में उसकी एनर्जी क्या होगी। ठीक, यहाँ पे लिखो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट पे अगर तुम्हें एनर्जी जाननी है तो वो क्या होगी। आई होप ये रिकॉर्डिंग हो रही हो। यस, इट इज़ गेटिंग रिकॉर्डेड। ओके, सो यप, लेट्स टॉक अबाउट। तो देखो भाई, एनर्जी है अगर कहीं पे किसी इलेक्ट्रॉन की, हमें पता है कि वो मूव कर रहा है, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है जी, अब वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से देयर विल बी सम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ओवर देयर, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो अगर हम देखें तो ये लिख सकते हो, ऐसा लिखो, द इलेक्ट्रॉन
the electron moving in an orbit, the electron moving in an orbit will have kinetic as well as potential energy, kinetic as well as potential energy, and the total energy will be the sum of the two energies, and the total energy will be the sum of the two energies. ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या आया, काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ mv². ठीक है, अब या तो तुम इसके v की वैल्यू रख लो, या इससे शॉर्ट तरीका क्या है, हमारे पास क्या था भाई, mv²/r इक्वल्स टू NH/2π था, नहीं सॉरी ये नहीं, mv²/r वॉज इक्वल्स टू kZe²/r² था. अगर से इसको काट दूँ ये क्या जाएगा, इतना. अच्छा, इसको अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ इधर भी और हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ इधर भी, तो क्या जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ गई इधर क्या जाएगा, kZe²/2r आ जाएगा. ये क्लियर होगी बात. तो हम इसको सीधे सीधे लिख सकते थे kZe²/2r. देखो ये सारी की सारी क्या है, पॉजिटिव है, विच गोज ऑन टू प्रूव कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पॉजिटिव है. ठीक है, सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी. भाई उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, अगर मैं तुम्हें कहूँ दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द रेडियस Rn, यहाँ पे मूव कर रहा है विद Vn वेलोसिटी, इसकी एनर्जी होनी चाहिए En. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इनके बीच का डिस्टेंस ये हो गया, इसका चार्ज है Ze, इसका चार्ज है E, तो क्या आएगी माइनस ऑफ, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, kZe², मतलब k Q1 Q2, Q1 इंटू Q2 क्या होगा, Ze². ठीक है, अपॉन R आएगा. गॉट इट. ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं इसको लिख सकता हूँ -2 ऑफ ke. ध्यान से देखना. ठीक है, और थर्ड विल बी टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू ke प्लस pe विच इज इक्वल टू kZe²/2r माइनस kZe²/r. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस kZe²/2r. ठीक है, तो ये अगर तुम ध्यान से देखो दिस इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी. तो अगर हम देखें, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -1/2 PE इक्वल टू -TE. ठीक है, या फिर अगर तुम चाहो तो तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो KE इज टू PE इज टू TE इक्वल्स टू 1 is to -2 is to -1. इसमें कुछ ना समझ में आया हो, दोबारा बता देता हूँ. भाई काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, हाफ mv² को हमने लिखा और हाफ mv² की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है, तो हमें पता है ये क्या है. हमने इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस या एक्टिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और ये क्या था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच वाज एक्टिंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. ठीक है, ये दोनों के दोनों जो हैं एक दूसरे के इक्वल थे, तभी वो उस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर पा रहा था. इसकी वजह से अगर तुम देखो तो काइनेटिक एनर्जी तो kZe²/2r आ रहा है, और काइनेटिक एनर्जी को हमने यहाँ पे डाला, फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी, तो हमारा ये रिलेशनशिप आ गई. इन दोनों को ऐड किया तो एग्जैक्टली आया. ये रिलेशन को मैंने इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया. गॉट इट. इस तरीके से मैंने इसको एक्सप्रेस कर दिया. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू टेक लाइक रियली कैलकुलेट किए एक्चुअल में एनर्जी है कितनी. इसमें ध्यान से अगर तुम देखो तो R इज़ वन वेरिएबल विच वी डू नॉट लाइक विच वील हैव टू पुट इन, हमको डालना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर टोटल एनर्जी हमें चाहिए तो टोटल एनर्जी क्या है भाई, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -kZe²/2 इंटू 1/r. तो 1/r की वैल्यू इसमें डालो, क्या होती है भाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी kZe²/2 इंटू n²h². ठीक है, तो और नॉट वेलोसिटी, इसकी वैल्यू डाल देते हैं सीधे सीधे, n²h²/4π² me² इंटू k. ठीक है, और n² हो गया और इंटू z हो जाएगा ये.
ठीक है, इसको छोटा z नहीं लिखना, इसको बड़ा z लिखना है। क्लियर होगी ये बात? तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इट कम्स आउट टू बी, और ये नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू माइनस, ये 2 से यहाँ 2 आ गया, यह जाएगा 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर एम ई जेड स्क्वायर, नहीं जेड स्क्वायर को बाहर रख लेते हैं अभी, ई रेस टू 4, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई रेस टू 4 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और यहाँ नीचे क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट आता है, तुम अगर देखोगे तो उसमें 2 पाई के एम ई एच ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं, और z और n मतलब जैसे जैसे तुम किसी एटम या आयन को चेंज करते चले जाओगे, डिफरेंट एटम आयन के बारे में पूछोगे, और ये एटम और आयन सारे के सारे हाइड्रोजन लाइक होने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स होने चाहिए, उसके अलावा ये फॉर्मूला और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर भी बोल रहा हूँ, कल को तुमसे कोई पूछे कि हीलियम के सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, तो यू विल से दैट आई कैन नॉट कैलकुलेट इट, बिकॉज हीलियम के लिए डिफाइंड नहीं है, हीलियम के पॉजिटिव आयन के लिए डिफाइंड है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हीलियम के में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। गॉट इट? तो ये तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, ये तुम्हारा वेरिएबल्स हो गए। तो यू कैन से दैट दिस, इसकी वैल्यू अगर तुम्हें कैलकुलेट करनी है तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू ई एन, ये टोटल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू ई एन, मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी nth ऑर्बिट। तो ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, सॉरी z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, नॉट n स्क्वायर बाय z स्क्वायर, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। अभी इसको मिटा देते हैं। अब इसकी ये जो वैल्यू है ना, इसको तुम नोट डाउन कर लो, हालांकि ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसका मैं जो सब वैल्यूज़ डाल के वैल्यू आएगी वो मैं बताता हूँ। ठीक है, ठीक, इसकी वैल्यू आती है 2.18 इंटू, सो ई एन इज इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10 रेज टू -18 जूल पर एटम। ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, -2.18 इंटू 10 रेज टू -11 अर्ग्स पर सेकेंड, सॉरी सेकेंड नहीं सर, एटम। अगर अर्ग्स में कोई पूछे, ठीक, हालांकि कोई, एक मिनट रुक जाओ, ई एन इज इक्वल्स टू, ये तो मैं भूल ही गया, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर, और यहाँ पे भी तुम इसको जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अर्ग, ठीक है, पर एटम। या फिर अगर तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई इसको क्या करना है, इसको 1.6 इंटू 10⁻⁹ से डिवाइड कर देना है, ये आ गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, या फिर अगर किलो कैलोरी में, भाई इसमें ये वाला और ये वाला 2 इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये ध्यान रखना। ठीक है, और अगर तुम्हें किलो कैलोरी पर मोल में बोल रहा है तो -313.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल, पर हाँ, पर मोल ऑफ एटम। ठीक है जी, ये तुम्हारा एक्सप्रेशंस हो गए। गॉट इट? तो अगर तुमसे मैं पूछूं कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है, तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में E1 विल बी इक्वल टू -13.6 इंटू Z क्या है 1, N क्या है 1/1 स्क्वायर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, या पर एटम नहीं भी लिखना तो इसको इस तरीके से जल सकते हो कि इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है, एक एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी होगी। गॉट इट? ठीक है,
तो ऐसे ही करो, एक काम करो कि यहाँ चलो इसके क्वेश्चन करा दूंगा तुमको, ठीक। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी दैट यू गेट। अच्छा अब देखो इसमें ध्यान से, यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ है, टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? कल भी मैंने ये बात बोली थी जब मैंने ये लिखा था कि ई इन्फिनिटी पे जो एनर्जी होती है दैट इज़ ज़ीरो। तो और हमने ये बात भी देखी थी कि एनर्जी जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं, लाइक हम लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे जाते हैं, तो वहाँ पर एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज़ होती चली जाती है। और अगर ई इन्फिनिटी पे एनर्जी ज़ीरो है, इसका मतलब उससे नीचे वाले लेवल्स पे एनर्जी नेगेटिव में होगी। और दूसरा रीज़न तुम ये कह सकते हो कि या इनफैक्ट द ओनली रीज़न इज़ बेसिकली कि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है जो कि नेगेटिव में है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है और अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन जब भी होता है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होती है। गॉट इट? ठीक है जी। सो दिस इज़ इट। अच्छा इसमें एक एक करके चीज़ें देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट H एटम। अगर मैं H एटम का E1 कैलकुलेट करता हूँ तो ये आ रहा है E2 कैलकुलेट करूँगा तो कितना आएगा? -13.6 इंटू, भाई Z कहाँ है? Z है ना ऊपर, ये तो 1 रहेगा और n = 2 आ गया, 2 का स्क्वायर। ये क्या आएगा? -13.6 अपॉन 4, ये आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर तुम E2 की E3 की बारी करो, मतलब n = 3 है वहाँ पे, -13.6 इंटू 1/3 का स्क्वायर विच इज़ 13 अपॉन 9 = 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E4 इसी तरीके से, मतलब हम कैलकुलेट करते चले जाएंगे E इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो हमारी एनर्जी हम कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। जो यहाँ पे स्ट्राइकिंग चीज़ तुम्हें देखने को मिलेगी वो ये है, ये आएगा 0.85। ये जो 4 वैल्यूज़ वो है ना, ये याद कर लेना, ये 4 वैल्यूज़ याद कर लेना, क्योंकि अगर तुम इनको याद कर लोगे तो यू विल बी एबल टू डू लाइक क्वेश्चंस वेरी इजीली, ठीक है। नहीं तो बार वही कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। ये एनर्जीज याद कर लेना। तो अगर तुम ध्यान से देखो, ये सारी के सारी नेगेटिव में है और धीमे धीमे जब ई इन्फिनिटी आएगा इट विल बी इक्वल टू 0। तो ये क्या कर रहा है? -13 से धीरे धीरे बढ़ते 0 तक जा रहा है। अब तुम बोलोगे सर बढ़ते कैसे? भाई नेगेटिव से 0 की तरफ क्या होता है? इंक्रीज हो रहा है ना। तो एनर्जी इज इंक्रीजिंग एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस चीज़ को लिखो, यहाँ कंक्लूजन है इसके, ठीक है। एज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेज, as the distance of the electron from the nucleus increases, that is n increases, E also increases, ठीक है। when, अब देखो इसके हिसाब से अगर तुम देखो n = इन्फिनिटी डाल दो, इसमें n = इन्फिनिटी डाल दो तो यहाँ क्या आएगा? -13.6 इंटू 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 0 इंटू दिस क्या आ जाएगा? 0। तो तुम लिख सकते हो एट E = इन्फिनिटी, दैट इज व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज नो लॉन्गर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एटम और द न्यूक्लियस। दोबारा बोल रहा हूँ, n = इन्फिनिटी, दैट इज व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज नो लॉन्गर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस, द टोटल एनर्जी इज 0। तो E इन्फिनिटी इज 0, ठीक है। गॉट इट? और इस केस में हम कहेंगे दैट द एटम हैज़ आयनाइज्ड, ठीक है। तो दिस एनर्जी, ठीक है, दिस एनर्जी इज करस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी, या दिस ऑर्बिट n = इन्फिनिटी, दिस ऑर्बिट करस्पॉन्ड्स टू द आयनाइज्ड स्टेट ऑफ द एटम। दिस ऑर्बिट n = इन्फिनिटी करस्पॉन्ड्स टू द आयनाइज्ड स्टेट ऑफ द एटम, ठीक है। और थर्ड लिखो, फॉर अ गिवन एलिमेंट एनर्जी विल बी कांस्टेंट एज लॉन्ग एज द वैल्यू ऑफ n इज कांस्टेंट। देखो भाई, एक गिवन एटम की बात हो गई तो z कांस्टेंट हो गया, और जब तक कि n कांस्टेंट रहेगा तो एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। भाई ये तो कांस्टेंट है तुम्हारे पास, कहाँ गया ये?
ये तो तुम्हारे पास कांस्टेंट है। वो कह रहा है गिवन एटम है, तो गिवन एटम मतलब z कांस्टेंट हो गया, चाहे वो हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, चाहे लिथियम हो, चाहे वो बेरिलियम का आयन हो। तो जब ये होगा तो z फिक्स हो चुका है। अगर हमने n की वैल्यू फिक्स कर दी तो En की वैल्यू फिक्स हो गई, ठीक है। तो यही बात बोर ने भी कही थी कि ये फिक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट्स हैं जिनको हम कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। तो यहाँ से प्रूव हो गया दैट लिखो इसमें कि what Bohr had predicted as stationary orbits is being proved over here, ठीक है जी। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम देखते हैं, let's take a look at, ठीक है, एनर्जी के ग्राफ देख लेते हैं फिर क्वेश्चंस करते हैं कुछ, ठीक है। तो एनर्जी के ग्राफ देख लेते हैं भाई। अगर तुम एनर्जी का ग्राफ देखो En वर्सेस z स्क्वायर, ठीक है, तो सिंपल सा है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे n कांस्टेंट है, ठीक। अगर मान लो तुम्हारे पास En वर्सेस 1/n स्क्वायर है तो भी ये स्ट्रेट लाइन होगी। क्यों होगी? क्योंकि z अगर कांस्टेंट है, z अगर कांस्टेंट है तो तुम्हारा ये En जो है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर, ठीक। अगर मान लो En वर्सेस z का ये बनाते हैं तो क्या है, और n कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z का स्क्वायर विच वी कैन से दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है, पैराबोला। और कल मैंने बताया था पैराबोला किस तरीके से वेरी करेगा, इट विल लाइक पास थ्रू दिस, इस तरीके से। हालांकि z इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, ठीक है, z इक्वल्स टू 1 होगा। तो लेट से z इक्वल्स टू 1 यहाँ पे है, ये नहीं होगा, यहाँ से ये शुरू होगा, गॉट इट। इसी तरीके से अगर वो 1/n का देता है e, तो इसमें भी क्या है, e इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n का होल स्क्वायर विच वी कैन से y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। तो ये भी पैराबोला होगा। तो पैराबोला कैसा होता है, पैराबोला इसमें भी इस तरीके का कुछ होगा, गॉट इट। तो ठीक है, इतना ये ग्राफ समझ लो, बाकी और समझने की ज़रूरत नहीं है, इनसे काम चल जाएगा। हालांकि इस पर कोई ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चन तो सो फार देखे नहीं, मैं बना दूंगा अगर बनाने हुए तो, ठीक है। सिंपल चीज़ें हैं, लाइफ इज़ वेरी वेरी सिंपल, ठीक है जी। लेट्स डू सम क्वेश्चंस, ठीक है। वो कह रहा है हीलियम है, He प्लस आयन है, इसके थर्ड ऑर्बिट, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट। तो जब उसने He बोल दिया तो मतलब Z इक्वल्स टू 2 हो गया, और थर्ड ऑर्बिट बोल दिया मतलब N इक्वल्स टू 3 हो गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, वी कैन राइट इट एज E3 ऑफ He प्लस। क्लियर होगी बात? यहाँ पे क्या आएगा, देखो भाई वो थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है भाई, या तो तुम इस तरीके से कर लो इसको, थर्ड ऑर्बिट में क्या कर सकते हैं, -13.6 इंटू, एक मिनट इसकी ब्राइटनेस ठीक है कि नहीं, आई थिंक इट इज़ क्वाइट विजिबल, नो प्रॉब्लम, 13.6, ठीक है, 13.6 इंटू Z कितना है यहाँ पे 2, इसका स्क्वायर अपॉन 3n का स्क्वायर है ना, n इक्वल टू 3 है, कितना आ जाएगा -13.6 इंटू 4/9। अब इसको कैलकुलेट कर लो, या एक शॉर्ट तरीका है कि तुम्हें अगर थर्ड हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी पता है विच इज़ -1.51, तो E3 ऑफ He प्लस विल बी Z से मल्टीप्लाई कर दो -1.51 को, ठीक है, कितना आएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ तुम्हें डिवीजन नहीं करना पड़ेगा, यू कैन फॉरगो दिस डिवीजन, और ये कितना आ जाएगा 2 मतलब
-3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गॉट इट? तो अगर तुम इसको भी करके देखोगे तो यही आएगा, चाहे तुम खुद करके देखना इसको। 4 नहीं सॉरी, ये तो 4 है ना, 15 चको 60, 6.04 आएगा ये। ठीक है, तो गलती से मिस्टेक हो गया भाई। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है वो कह रहा है कि भाई तुम मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दो सेकंड बोर ऑर्बिट की। ठीक है, सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट है ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, जिसका z = 10 है। अब तुम कहोगे सर z = 10 है तो उसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं कह रहा हूँ कि z = 10 में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे आयन की वो सेकंड बोर ऑर्बिट की बात कर रहा है। ठीक है, सेकंड बोर ऑर्बिट का मतलब हो गया n = 2 और z = तो 10 दे ही रखा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है तो तीनों चीज़ें बतानी है। तो देखो भाई, यहाँ पर सेकंड बोर ऑर्बिट बोल रहा है, तो हाइड्रोजन के सेकंड बोर ऑर्बिट की एनर्जी कितनी थी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं E2 मतलब टोटल एनर्जी की बात करूँ, विच इज़ E2 ऑफ दिस z = 10 कोई एलिमेंट है, इसको क्या आएगी E2 की -3.4 इंटू भाई z क्या है 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा ये 300 ये तो 100 आ जाएगा 340 -340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल एनर्जी है। अच्छा, याद होगा तुम्हें कि काइनेटिक एनर्जी वाज द नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। इसका जस्ट पॉजिटिव कर दो तो कितना आ जाएगा 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इसका जस्ट डबल करके नेगेटिव कर दो या इसका जस्ट डबल कर दो तो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है विच इज़ -680 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तुम्हारे जो रेशियोज थे मैंने बताए थे उससे सीधे सीधे कैलकुलेट हो जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेशो ऑफ एनर्जीज। ठीक है, रेशियो ऑफ एनर्जीज कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई। रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ B3+। तो B3+ है, इसका थर्ड बोर ऑर्बिट है, और ये क्या है Li2+ है, इसका फिफ्थ बोर ऑर्बिट है। ठीक है, यहाँ n = 5 हो गया, यहाँ n = 3 हो गया, यहाँ z = 4 हो गया, यहाँ z = 3 हो गया। तो सिंपल सी बात है, हमें पता है कि ये z²/n² होता है, तो कोई बात नहीं, E1/E2 क्या जाएगा, या E3/E5। ये E3 किसका है Be3+ का, और ये E5 किसका है Li2+ का। इसमें अगर हम देखें तो z/n का होल स्क्वायर, z कितना है B के लिए 4/3 का होल स्क्वायर अपॉन ये कितना था 3/5 इसका होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 4 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन ये कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 9 81 और यहाँ आ जाएगा 25 को 400/81। तो इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो यू कैन से दैट E3 is to E5 Li2+ is equal to 400:81। ठीक है, 400:81। गॉट इट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। बोल रहा है कि E4 मतलब फोर्थ ऑर्बिट की जो एनर्जी है ऑफ Li3+ आयन। ठीक है, ये कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है कि E4 ऑफ Li2+ आयन इज इक्वल्स टू X। तो E6 की बात कर रहा है वो, या सॉरी नॉट E6, ये फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट एनर्जी ऑफ He+ इन टर्म्स ऑफ X। ठीक है, तो जो He+ है, ठीक है, He+ में तुम देखोगे z = 2 हो गया, ये z = 3 हो चुका है। ठीक, यहाँ पे E = 4 तो यहाँ पे n = 4 था। यहाँ पे क्या है, जब इसने फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट बोली तो n = 6 हो गया। ठीक है, देयरफॉर अगर मैं E4/E6 की बात करूँ तो यहीं से हम कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे किया था
ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Li2+ के लिए है और यहाँ पे किसके लिए है, He+ के लिए है। तो यहाँ पे E4 है, E4 किसके लिए हो गया, E4 के लिए Z क्या है 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन ये कितना है Z = 2/6 का होल स्क्वायर। तो अगर तुम देखो ये 1/3 आ गया, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर तुम देखो इसको तो x लिख सकते हो, इसको E6 ऑफ He+ लिख सकते हो, इसको क्या लिखोगे 981/16। तो E6 ऑफ He+ विल बी इक्वल टू 16x/81। ठीक है जी। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ है ही नहीं ऐसा। गॉट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड एनर्जी रिलीज्ड। ठीक, मान लो कि मैंने एनर्जी एब्जॉर्ब करवाई या एनर्जी रिलीज करवाई, तो उसको थोड़ा पिक्टोरियली देख लेते हैं। हालांकि मैं बता चुका हूं कि अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा, अगर एनर्जी एमिट करेगा या रिलीज करेगा तो वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाएगा, तब ऐसा होगा। ठीक, मान लो कि हाइड्रोजन या किसी के भी केस में ये 2 ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। अब ये n = n1 है और ये वाला n = n1+1 है, ठीक है। तो ओके, नाउ व्हाट इट इज सेइंग इज कि अगर मान लो इसको यहाँ से नेक्स्ट ऑर्बिट में जंप करना है तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ठीक है जी। अगर मान लो उल्टा भी होता है, मतलब इससे नीचे आना है, ठीक है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, तो एनर्जी रिलीज करके आएगा, एमिट करके आएगा इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन, डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन, बट देन अगेन एनर्जी रिलीज्ड और एमिटेड। मैं अभी यहाँ पे एनर्जी रिलीज लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है। क्लियर होगी बात। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा ई कैलकुलेट करना चाहूँ, कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, डेल्टा ई विल बी इक्वल टू E ऑफ n+1 माइनस E ऑफ n1, चाहे किसी भी केस में हो, अगर रिलीज्ड है तो भी, अगर एब्जॉर्ब्ड है तो भी डेल्टा ई चेंज नहीं होगा। वाई? क्योंकि तुम ये देखो, जो एनर्जी तुमने दी है वो भी तो पॉजिटिव ही है ना, जो तुम उसको दे रहे हो, कोई नेगेटिव एनर्जी तो दे नहीं रहे हो। एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, हालांकि इसमें दिखा रहा है नेगेटिव क्योंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी का जो रेफरेंस लिया है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, अदरवाइज एनर्जी इज नेवर नेगेटिव। एनीवे, तो यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एनर्जी रिलीज्ड बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है। जो हमने दी है, जो हमने ली है, या जो इलेक्ट्रॉन ने ली है या दी है, वो एनर्जी पॉजिटिव है। तो डेल्टा ई विल ऑलवेज बी दिस। चाहे तो तुम इसको इस तरीके से लिख लो, मॉड लिख लो, ठीक है। अच्छा, डेल्टा ई इज इक्वल टू दिस, इसकी एनर्जी क्या होगी भाई, -13.6 Z, क्योंकि Z तो कांस्टेंट है, Z² अपॉन n1+1। या इसको कह लो कि अगर ये n1 है और ये n2 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, n2², और इधर क्या आएगा, ये -13.6 Z² अपॉन n1²। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो Z² को भी और 13.6 को बाहर ले सकते हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 13.6 Z² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। तुम बोलोगे सर ये तो पीछे था, तो यहाँ नेगेटिव था, मैं अंदर ले आया। गॉट इट, n2²। ये तुम्हारा एक्सप्रेशन आ गया डेल्टा ई के लिए। तो ये किसके लिए आ गया एक्सप्रेशन, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एनर्जी रिलीज्ड, ये दोनों के लिए यही एक्सप्रेशन है, दोनों के लिए यही एक्सप्रेशन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसे भूलना नहीं है। 13.6 Z² इंटू 1/n1², मतलब ये n1 छोटा है n2 से, चाहे तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो n2 इज़ ग्रेटर दैन n1, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको ऊपर बनाया है। गॉट दिस, ठीक है जी। तो ये सिंपल सी छोटी सी चीज़ें हैं तुम्हारी एनर्जी को लेके। इसी में अगर मान लो, चलो एक क्वेश्चन देते हैं तुमको, ये वाला क्वेश्चन एक बार तुम खुद से करना, अदरवाइज कल करवा दूंगा इसको, या चलो मैं करवा ही देता हूँ इसको क्वेश्चन को। एनर्जी रिक्वायर्ड इक्वल्स टू, भाई
n1 जो है दैट इज़ 1, और या n इक्वस टू 1 से n इक्वस टू 4 पे गया है, ठीक है, जंप मारा है n इक्वस टू 1 से n इक्वस टू 4 पे, तो लिथियम 2+ आयन के, ठीक है, लिथियम 2+ आयन के n इक्वस टू 1 से n इक्वस टू 4 पे जंप मारा है इलेक्ट्रॉन ने, तो वो कह रहा है कि कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी होगी, ठीक है। ये तो मैं बता रहा हूँ, यूजुअली क्वेश्चन कैसा आता है कि ग्राउंड स्टेट से, अगर वो ऐसा कहता ग्राउंड स्टेट से उसने थर्ड एक्साइटेड स्टेट में मारी होती जंप, ठीक है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो जब ग्राउंड स्टेट बोल दिया तो n इक्वस टू 1 हो गया, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वस टू 4, जो भी एक्साइटेड स्टेट की वो बात कर रहा है उसमें एक ऐड कर दो, n की वैल्यू वही हो जाती है, ठीक है। तो बस ठीक है, अभी डेल्टा ई कैलकुलेट कर लो। डेल्टा इज भाई यहाँ से क्या है, नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब एनर्जी बढ़ रही है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जा रहा होगा, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब हुई 13.6, और z क्या है, ये लिथियम क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन क्या हो गया, ये 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। तो जो छोटा होता है पहले आता है, जो बड़ा होता है बाद में आता है, तो तुम देखोगे इसको 13.6 इंटू 9 इंटू ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/4 इज़ 3/4, ठीक है, ये 12 इसे 3.4 इंटू 9 इंटू 3, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू शायद 1 9 3 27 3 81, 27 को 108 10 के आसपास होगा, ठीक है, 90 के आसपास आ जाएगा ये, 9 3 27, हाँ ठीक है, ये 90 के आसपास आ जाएगा, 90 समथिंग होगा। ये कैलकुलेट कर लेना भाई, मेरे पास अभी इतना समय नहीं कि कैलकुलेट करूँ। अब मान लो तुम्हारे पास ये एनर्जी आ जाती है 9 चौक 36, रुक जाओ यार, करके कर ही लेते हैं, 4 3 12, 4 3 12 का 2 हाथ से लगा, 1 3 3 9 और 1 10, 10.2 इंटू 9, ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 91.8 आ जाएगा, ये 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कहता है अगर कि लैम्डा कैलकुलेट करो तो 12400 याद होगा तुम्हें, अपॉन ये क्या आ जाएगा 91.8, बस यहाँ से इसको निकालो, तुम्हारी एंगस्ट्रॉम में ये आ जाएगी, और न्यू तुम निकाल सकते हो फिर, ठीक है, सी को इस लैम्डा से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। बट तो ये तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन योर calculations of Bose orbit, got it, ठीक है। Now let's talk about some other things, got it। Now let's talk about other things which is, अब कुछ हम points like कुछ छोटे छोटे definitions देते हैं तुमको, उससे पहले हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन के जो एनर्जी लेवल डायग्राम्स होते हैं वो क्या हैं, ठीक है, तो लिखो हेडिंग एनर्जी लेवल डायग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, एनर्जी लेवल डायग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, गॉट इट। ठीक है जी, तो अब मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए एनर्जी लेवल डायग्राम्स बनाता हूँ, ठीक। ठीक है, तो हालांकि उसमें तो कैसे होता है, ऑर्बिट्स होते हैं ना, मैंने उनको बस एक लाइन में से दिखा दिया कि कौन कितना ऊपर है कौन कितना नीचे है। यहाँ पे n इक्वस टू 1 हो गया, तो इसको इसके एनर्जी लेवल को हम कहेंगे E1, यहाँ n इक्वस टू 2 हो गया, ये क्या हो जाएगा E2, n इक्वस टू 3 हो गया, तो इसको कहेंगे हम E3, इसकी एनर्जी को, n इक्वस टू 4 हो गया, तो E4, E5, E6, E इन्फिनिटी, ठीक है, इक्वस टू 0 है, ये n इक्वस टू इन्फिनिटी है यहाँ पे, गॉट इट, मतलब इलेक्ट्रॉन हैज़ गॉन आउट ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। अगर तुम्हें ये याद ही है, अभी मैंने याद करवाया था इनफैक्ट, कि भाई ये जो E1 होता है दैट इज़ इक्वल टू -13 पॉइंट, यार ऐसा करते हैं इसको थोड़ा सा ना इधर उधर कर लेते हैं,
-13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से ऊपर यहाँ पे 0 हो गया। गॉट इट? ठीक है, एक एक करके चीज़ें देखते हैं। तो इसमें लिखो, इन दिस डायग्राम वी कैन सी the energy levels drawn in a stepwise manner, in which the lowest energy level or ground state is being drawn at the bottom, and the subsequent higher energy levels are drawn above it। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इज कॉल्ड दी ग्राउंड स्टेट। मैं यहाँ पे इसको सीधे सीधे ग्राउंड स्टेट लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको अगर तुम देखो तो ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट 1, या इसको कहेंगे हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर इसको एक्साइटेड स्टेट देखो इसको, तो ये इसको हम कह सकते हैं ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो गई, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट हो गई, ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट हो गई। इस तरीके से तुम देख सकते हो कि एक्साइटेड स्टेट्स क्या क्या है। गॉट इट? तो E=2 का मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, E=3 मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट, E=4 मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट, E=5 मतलब फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, E=6 मतलब फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इस तरीके से तुम कर सकते हो उसको, नॉमेनक्लेचर्स का कर सकते हो। ठीक है, लिखो अब इसमें लिखो, एक ऑब्जर्वेशन है। देखो मैंने यहाँ पर जो बनाया है, तुम इस गैप को देखो, ये जो गैप है यहाँ पे, और इस गैप को देखो, क्या दोनों बराबर हैं? नहीं। कौन सा बड़ा है? ये वाला। तो अगर मैं 1 से सेकंड में जाऊँ, तो तुम अगर मैं बोलूँ 1 से सेकंड में जाऊँगा तो कैसे एनर्जी कैसे निकालोगे? E डेल्टा E मतलब E2 माइनस E1 करो, कितना आएगा? -3.4 -13.6 इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ ऐसे करने के लिए दिखाया। अभी क्या करूँगा, अगर तुम इससे इसको माइनस कर देते तो तुम्हें सीधे सीधे आ जाता है 10.2। अगर तुम इससे इसको माइनस कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा ये कितना, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और अगर तुम इसके और इसके बीच की बात करते हो तो कितना जाएगा, 1.85 51 1.66 नहीं 0.66। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तुम देख रहे हो जैसे जैसे फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस, वो सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जो सेकंड और थर्ड के बीच में देख रहे हो बहुत कम हो गया। ठीक है, उसके बाद देख रहे हो तो और कम हो गया, उसके बाद देख रहे हो तो और कम। धीमे धीमे तुम देखोगे सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स, जब तुम एज यू मूव अप, इसको लिख ही लो इनफैक्ट, एज वी मूव अप द एनर्जी डिफरेंस between successive energy levels is goes smaller and smaller। ठीक है, या decreases। ठीक है, तो अगर मान लो मैं E1 से E2 जाता हूँ, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ E1 to E2, तो यहाँ पे क्या होगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब्ड। पता है ना भाई, नीचे से ऊपर जा रहा है, एब्जॉर्ब्ड हो गया। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड से फर्स्ट में आया, और यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ H एटम। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ 2 से 1 मतलब 2 से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब एनर्जी रिलीज करके आएगा। कितनी एनर्जी रिलीज करके आएगा, एमिटेड। ठीक है, सिमिलरली तुम इस तरीके से तुम E1 से 3 आ जाओ, या E3 से 1 आ जाओ। यहाँ पे क्या होगा, E1 से E3 टोटल 1, इससे इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा भाई, ये 12.1 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 12.09 आएगा
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यह क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है। सिमिलरली ये क्या हो जाएगी 12.09 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमिटेड। ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है। इसी तरीके से मैं अगर E1 से इन्फिनिटी की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, सीधे ज़ीरो से, मतलब यहाँ से सीधे ज़ीरो पे जा रहा है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब करके जाएगा। और अगर E इन्फिनिटी से सीधे 1 पे आ रहा है, मतलब बाहर से 1 पे आ रहा है, तो क्या आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमिट करके आएगा। ठीक है जी, क्लियर होगी ये बात। तो ये भूलना नहीं है, ये ऐसे ट्रांजिशंस आ गए तुम्हारे। ठीक, तो अगर तुम देखो दिस 10.2 अगर मैं यहाँ से खुदा, चलो एक सेकेंड रुक जाओ पहले, इसमें ये देख लो E1 से E इन्फिनिटी, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इसको, मतलब इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की इन्फ्लुएंस से बाहर जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो मिनिमम 13.6 है। तो यहाँ पे लिख लो मिनिमम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नीडेड बाय द इलेक्ट्रॉन टू मूव आउट ऑफ द एटम। एटम से बाहर निकलने के लिए उसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए ही चाहिए। उससे ज़्यादा दे दोगे तो डेफिनेटली वो निकल जाएगा, लेकिन मिनिमम इतनी चाहिए। अच्छा, अब तुम अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, दो एनर्जी लेवल्स के बीच में जो एनर्जी गैप है, अगर हम फर्स्ट से शुरू कर रहे हैं, दो एनर्जी लेवल्स के बीच में जो गैप है वो मिनिमम कितना है 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसमें लिख लो इसको minimum energy for transition if the electron moves from the first orbit to the second orbit या to any excited state। the minimum जो required है वो 10.6 है, to any excited state is 10.6। यहाँ से अगर कहीं जाएगा इससे तो मिनिमम से मिनिमम 10.2 मिलेगा, तब तक यहाँ जाएगा, उससे कम में कुछ काम होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ से सीधे अगर आउटसाइड चला गया तो लिखो मैक्सिमम एनर्जी फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम n equals to 1 to n equals to infinity। मैक्सिमम एनर्जी फॉर ट्रांजिशन from n equals to 1 to n equals to infinity is 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मिलेंगे तो यहाँ से सीधे बाहर चला जाएगा। गॉट दिस? ठीक है जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कौन से ट्रांजिशन में मैक्सिमम एनर्जी होती है और कौन से ट्रांजिशन में मिनिमम एनर्जी होगी। ठीक है, तो इसके लिए एक जेनेरिक रूल लिखा रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अगर एनर्जी मैक्सिमम करनी है किसी ट्रांजिशन में, मतलब ट्रांजिशंस हैं, ट्रांजिशंस पता है ना भाई सबको, मैंने कल भी बताया था। ट्रांजिशंस क्या होते हैं, ये जो मूवमेंट है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट या लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जा रहा होगा, इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, ये ट्रांजिशन में भाई दो केसेस आते हैं। फर्स्ट केस क्या है, या तो एनर्जी मैक्सिमम पूछ सकता है, अगर एनर्जी मैक्सिमम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो सिंपल सी बात है लैम्डा मिनिमम होगा। ठीक है, इस केस में क्या होता है, इस केस में तुम ये नोट करो कि दैट n1 जो स्मॉलर वैल्यू है, n1 शुड बी स्मॉलेस्ट एंड n2 शुड बी हाईएस्ट। ठीक है, n1 should be smallest and n1 should be smallest and n2 should be highest। सेकेंड केस क्या हुआ कि एनर्जी मिनिमम है, एनर्जी मिनिमम है तो भाई सिंपल सी बात है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो न्यू भी मिनिमम होगा। ठीक है, और लैम्डा मैक्सिमम होगा।
तो कभी कभी क्वेश्चन ना ऐसे नहीं पूछेगा, वो कहेगा कि व्हाट इज विच ट्रांजिशन हैज़ द मैक्सिमम लैम्डा, तो तुम्हें सीधे सीधे गेज करना पड़ेगा। अगर मैक्सिमम पूछ रहा है लैम्डा को तो तुम्हारा एनर्जी मिनिमम होगी, या अगर वो बोलेगा कि फ्रीक्वेंसी जिसमें मिनिमम हो तो उसमें मिनिमम मतलब फ्रीक्वेंसी मिनिमम मतलब एनर्जी मिनिमम। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि N1 हाईएस्ट होना चाहिए और जो N2 होना चाहिए, ठीक है, वो क्लोजेस्ट होना चाहिए। N2 वो होना चाहिए क्लोजेस्ट टू N1। मतलब जैसे N=3 है, या तो वो इधर हो या इधर हो, क्लोजेस्ट तो यही हुए ना दोनों। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इस पे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूँ मैं। ये एक्साइटेड स्टेट का ये फंडा समझ में आ गया ना, एक ग्रे ग्राउंड स्टेट हो गई, एक एक्साइटेड स्टेट। तो अभी हम ग्राउंड स्टेट को भी डिफाइन करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, लिखो, अगर मान लो फर्स्ट है, यहाँ पे क्या कर रहा है, एनर्जी मैक्सिमम बतानी है, किस ट्रांजिशन में होगी। तो ए है 2 to 3, बी है 3 to 4, सी है 2 to 4 और डी है 3 to 5। तो इसमें सेकेंड 3A 3 to 5 है, बी 4 to 5 है, सी 5 to 8 है, डी 7 to 8 है। ठीक है, थर्ड 2A 2 to infinity, बी 1 to 2, सी 4 to 5, डी 1 to infinity। ठीक है जी, ये सारे के सारे वो बोल रहा है। अब ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे क्या बोला था, अगर वो मैक्सिमम पूछ रहा है एनर्जी मैक्सिमम, तो N1 शुड बी लोएस्ट और N2 शुड बी हाईएस्ट। तो इसमें N1 लोएस्ट किस में है भाई, N1 लोएस्ट है इन दोनों में। ठीक है, ये वाला या ये वाला। अच्छा, अब लोएस्ट वाला तो सीन क्लियर हो गया, हाईएस्ट किस में, इन दोनों में से इसमें, तो दिस इज़ द आंसर। ठीक, अगेन इसमें देखो लोएस्ट 1 2 3, तो लोएस्ट इसमें है तो सीधे ये हो गया, और तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे 2 1 1 1 और इन्फिनिटी, तो ये वाला है या ये वाला है, और इसमें हाईएस्ट कौन सा है, ये नहीं है, ये वाला है, तो आंसर ये वाला हो गया। क्लियर होगी बात। ठीक है, सिमिलरली तुम्हें वो पूछ रहा है लैम्डा मस्ट विल बी मैक्सिमम, लैम्डा मैक्सिमम कब होगा, लैम्डा मैक्सिमम कब होगा। तो इसमें कुछ ट्रांजिशंस दिए हैं हमको, कहाँ है ये ट्रांजिशन, कौन से ट्रांजिशन है ये। ठीक है, लैम्डा मैक्सिमम बोल रहा है इस बार, ये नहीं है, ये कह रहा है ए फर्स्ट 6 to 7, बी 4 to 5, सी क्या है 6 to 9, डी 3 to 4 और सेकेंड ए 2 to 7 है, बी 1 to infinity है, सी 3 to 10 है और डी 4 to 1 to 12। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसमें देखना है N1 हाईएस्ट किस में है। तो N1 हाईएस्ट अगर हम देखें तो इन चारों में, इन दोनों में है, और इसमें जितना दूर हो जितना क्लोजेस्ट हो सकता है, तो इन दोनों में, ये तो दोनों के दोनों कैंडिडेट, एक सेकेंड, ये दोनों के दोनों कैंडिडेट तो आ गए। ठीक है, ये वाला या फिर ये वाला, इसमें क्लोजेस्ट कौन सा है, ये वाला, तो आंसर ये वाला होगा। इसमें 2 1 3 एंड 4, तो इसमें देखो ये 4 है भाई, इसमें सिंपल है, ये कोई और चॉइस है ही नहीं, हम इसको सीधे सीधे बोल देंगे कि दिस ट्रांजिशन विल हैव, देखो मिनिमम एनर्जी, लैम्डा मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, एनर्जी मिनिमम, इसमें मिनिमम एनर्जी होगी, इसमें मिनिमम एनर्जी होगी। ठीक, ठीक है, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, लेट अस टॉक अबाउट, अब लिखो इसमें डेफिनेशंस वैलिड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम।
डेफिनेशंस वैलिड फॉर ये हेडिंग डालो, डेफिनेशंस वैलिड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 1 घंटा 4 मिनट हो ही गया वाह बबुआ। देखो डेफिनेशंस वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट इज ग्राउंड स्टेट, अभी मैंने बताया ना ग्राउंड स्टेट, तो उसमें लिखो n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1। लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम और आयन, लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम और एन आयन इज कॉल्ड इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है। हाइड्रोजन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कहेंगे तो इसकी एनर्जी कितनी होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर He प्लस क्या हो जाएगा ग्राउंड स्टेट, Gs, यूँ समझ लो मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ, Gs फॉर H कितना होगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Gs फॉर He प्लस, ठीक है, माइनस 13.6 इंटू 4 स्क्वायर, सॉरी 4 नहीं 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, Z स्क्वायर बाई n तो 1 है यहाँ पे, फॉर Li 3 प्लस, ऐसे किसी के लिए भी हम, सॉरी 3 प्लस नहीं 2 प्लस, ऐसे भी किसी के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर, कर लो इसको कितना आ रहा है, ठीक है, 4 13 चौको 52 और 6 चौक 24, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये कितना आ रहा है 13 9 13 136 में तो 13.6 123 22.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये आ गया, सिंपल सी बात है। अब आगे की बात करते हैं। अभी एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है, एक्साइटेड स्टेट क्या हुई, एनी स्टेट अदर देन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड स्टेट, ये डेफिनेशन लिख लो, एनी स्टेट अदर देन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, गॉट इट। एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, तो अगर तुम देखो ये इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, चाहे तो तुम इसको दोबारा लिखना भाई, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो माइनस 3.4 है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है तो माइनस 1.51 है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट है तो माइनस 0.85 है। अच्छा अगर मान लो मैं फोर्थ एक्साइटेड स्टेट या लेट्स से मैं He प्लस की बात करता हूँ, He प्लस की मैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात करता हूँ, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा भाई, यहाँ पर अगर मेरे को सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी जाननी है तो क्या होगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 3, तो E3 विल बी इक्वल्स टू माइनस 30, या फिर चलो ठीक है इसमें लिख लेते हैं माइनस 13.6 इंटू Z मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर और इक्वल्स टू 3, ये 9 हो गया, ठीक है। या तो ऐसे कैलकुलेट कर लो या फिर क्या करो E3 क्या है, N का H का E3 क्या है माइनस 1.51 इंटू 2 का स्क्वायर, सीधे सीधे आ गए आंसर 4। अभी वैसे हमने कैलकुलेट भी किया था माइनस 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तुम्हें क्या करना है, कभी भी अगर तुम्हें ऐसे एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो एक्साइटेड स्टेट E ऑफ H like ion, hydrogen like ion, that will be equal to E of H मतलब EH मतलब हाइड्रोजन की एनर्जी उस पर्टिकुलर स्टेट की इंटू Z का स्क्वायर, ठीक है। जैसे अगर ये थर्ड स्टेट की बात कर रहा है तो थर्ड स्टेट की एनर्जी यूज़ करो, थर्ड स्टेट की एनर्जी यहाँ डालो इंटू जो भी इस H लाइक आयन जो है उसका Z है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। ये बेसिक फार्मूला हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी, एक सेकेंड रुको, आयनाइजेशन एनर्जी, पोटेंशियल, एक्साइटेशन एंड सेपरेशन, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, वैसे भी 1 घंटे से ऊपर हो ही गया है, इसको कंप्लीट करते हैं, है ना। अब इसके बाद सीधे सीधे अपन 1-2 टॉपिक्स और हैं उनको डिफाइन करके वी विल मूव ऑन टू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा एंड देन वी विल गो ऑन टू योर डी ब्रोगली वेवलेंथ विच इज़ द डुअल नेचर ऑफ मैटर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड देन वेव मैकेनिकल मॉडल। चलो भाई बाय बाय, टेक केयर।